हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने रीट की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें अपने प्रकाश के परावर्तन और दर्पण पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपने जीरो से एडवांस लेवल तक सोल्व कर रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपको समझ भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। इस वीडियो में अपने आज और क्वेश्चन देखेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश किया। कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, उनका एक छोटा वीडियो और आएगा जो लेंस समीकरण और दर्पण समीकरण पर आधारित हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर। यदि दर्पण की परावर्तक सतह के निचले आधे भाग पर काला पेंट कर दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखो दोस्तों, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियोस में लेंस पर भी आधारित क्वेश्चन करवाए हैं। अब बात दर्पण की हो रही है। अगर दर्पण कोई भी है, अवतल है, समतल है, उत्तल दर्पण है, उसके नीचे वाले आधे भाग पर क्या कर दिया जाए, काला पेंट कर दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, कलर करने पर प्रतिबिंब की स्थिति चेंज नहीं होती है। ऐसा ही लेंस में होता है और ऐसा ही किस में होता है, दर्पण में होता है। फिर देखो दोस्तों, उपर्युक्त प्रश्न में तीव्रता, हाँ मैंने ये बताया था, कलर करने से या कोई चीज आके बैठ जाए तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, तीव्रता पर प्रभाव पड़ेगा। और तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो कलर कर दिया काला तो प्रकाश को अंदर आने ही नहीं देगा, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी दोस्तों। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो तो चेंज नहीं होगी, पर तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों अपवर्तन में रह गया था, मैंने यहां कवर करवाया है आपको। तो देखो इसको समान, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, समान आपतन कोण के लिए माध्यम दे दिए हैं अपने को। आपतन कोण उसने बोला है भी बराबर हैं और 3 माध्यम दिए P, Q, R, और इनमें अपवर्तन कोण अपने को दे दिए अलग अलग। मतलब उसने 3 कंडीशन ली है इस तरह से, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण है। अब ये 3 कंडीशन उसने लिए। अब वो कह रहे हैं अपने को तीनों में अलग अलग कोण दिए हैं, 35 डिग्री, 25 डिग्री और 15 डिग्री। और अपने से ये पूछा है भी इन 3 माध्यमों में P, Q, R में चाल सबसे कम किसमें होगी। तो दोस्तों कॉमन सेंस है, चाल किसमें कम होगी, जो ज्यादा सघन होगा, जो क्या होगा, ज्यादा सघन माध्यम होगा। और जो ज्यादा सघन माध्यम होगा उसमें अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, कम झुकेगी या ज्यादा झुकेगी, ज्यादा झुकेगी। और ज्यादा झुकेगी तो कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी जो कम कोण वाला मान है वो किसको बता रहा है, सघन माध्यम को, यानी उसमें किरण ज्यादा झुक गई है और सघन माध्यम को बता रहा है। तो इसके अंदर चाल अपने आप ही क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो 15 डिग्री वाला दोस्तों कौन है, R है। यानी चाल किसमें न्यूनतम होगी, R में। और अगर इसी क्वेश्चन में अधिकतम पूछ ली जाए तो अधिकतम किसमें होगी, बड़े कोण में, क्योंकि बड़े कोण का मतलब क्या है, ज्यादा दूर गई है और ज्यादा दूर जाने का मतलब क्या हुआ, अभी वो क्या है, विरल माध्यम है, तभी तो अभिलंब से क्या हुई है, दूर हटी है। और विरल माध्यम में ही चाल क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। फिर देखो दोस्तों, गोलीय दर्पण किस पर आधारित है। तो आपको पता होगा गोलीय दर्पण किस पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर। गोलीय दर्पण किस पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गोलीय कांच की प्लेट के उभरे हुए भाग पर, जो उभरा हुआ भाग है इस पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो ये कौन सा दर्पण बना है दोस्तों, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बना है, अवतल दर्पण। अगर अंदर धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। अपने को इसने उभरे हुए भाग का पूछा है तो कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है, R बराबर 2F। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होती है, दुगना होती है। अब इसने फोकस दूरी दे रखी है तो वक्रता त्रिज्या तो बिल्कुल आसान है ना, 2 और F का मान कितना दिया 5, तो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है भी भाई साहब दर्पण है कौन से, अवतल। और अवतल के लिए मैंने बताया था आपको, भले ही फोकस दूरी हो भले ही शक्ति हो, अगर नाम में अवतल लग गया, भले ही वो अवतल दर्पण है भले ही वो अवतल लेंस है, तो साइन कौन सा यूज होगा, माइनस, और उत्तल के लिए क्या यूज होगा, प्लस। तो ये आपकी जो वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आई है, अवतल के कारण क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर है, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखो इसी से कर सकते हैं अपने, R बराबर 2F। R का मान 80 दिया है
तो f का मान कितना आएगा, ये कट जाएगा 40 पे, यानी f का मान 40 सेंटीमीटर आएगा। पर आएगा प्लस में या माइनस में, तो देखो दोस्तों उत्तल है तो उत्तल के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस, यानी किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 40 सेंटीमीटर। उम्मीद कर, देखो दोस्तों बिल्कुल बेसिक बातें हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपने। उम्मीद करता हूं आपको अब तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पर। किस पर आधारित है, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अवतल दर्पण से यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, ये सभी को पता है दोस्तों भी, अगर अपने वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक तो उल्टा बनता है, छोटा यानी बिंदुवत बनता है, और बनता कहां है, फोकस बिंदु पर, और जो उल्टा होता है वास्तविक भी होता है, यानी सारे ही सही हैं। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक, फोकस पर और बिंदुवत यानी छोटा बनेगा। ये याद रखने वाली चीजें हैं और आप डायग्राम बना के इनको दिमाग में सेट भी कर चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन में देखो, अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो वस्तु कहां रखी है, वक्रता के अंदर पर, वही बात जो लेंस में 2f1 पर होती है वो इधर वक्रता के अंदर पर, अगर वहां 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है, 2f1 पर। यहां वक्रता के अंदर पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता के अंदर पर ही बनेगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये क्लियर है, वक्रता के अंदर पर ही बनेगा। और कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक, और कैसा होता है, वक्रता के अंदर पर रखने पर प्रतिबिंब बनता भी बराबर है, यानी ये सारे ही क्या हैं, सही हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थिति में अवतल दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवतल दर्पण के आपने 6 डायग्राम पढ़े होंगे, 6 प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां देखी है, उनमें से 5 के अंदर तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। जब अपने लास्ट स्थिति की बात करते हैं, यानी जब वस्तु को कहां रखते हैं, दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी और बड़ा। तो किस स्थिति में जो अवतल दर्पण है वो एक ही स्थिति में क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु कहां रखी हो, F और P के बीच में। बाकी इसके सारे प्रतिबिंब क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और जो उत्तल दर्पण भाई साहब है वो तो आभासी ही बनाते हैं, उनका क्या ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 है तो आप इससे क्या समझते हो। तो देखो दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्लस का मतलब होता है सीधा और आभासी, और 1 आ जाए इसका मतलब प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो देखो दोस्तों प्लस का मतलब एक तो आभासी है और क्या है, सीधा, और 1 का मतलब प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के बराबर, यानी ये सारे ही सही हैं +1 के लिए। +1 प्लस क्या बता रहा है अभी, आभासी और सीधा होगा, और 1 क्या बता रहा है अभी, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, -0.1 क्या बता रहा है, माइनस क्या बताएगा अभी, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा और वास्तविक। और 0.1 m का मान 1 से छोटा हुआ तो प्रतिबिंब छोटा, m का मान 1 से बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब बड़ा, और m 1 है तो दोनों बराबर। अब m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब अपने आप ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी -0.1 से आप ये समझ रहे हो, माइनस मतलब उल्टा वास्तविक होगा, और 1 से m का मान कम है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। फिर देखो दोस्तों अभिसारी दर्पण, तो ये सबको पता है, अभिसारी मतलब किरणों को इकट्ठा करने वाला, और किरणों को इकट्ठा करने वाला दर्पण कौन है, अवतल दर्पण, और लेंस में कौन है, उत्तल लेंस, उल्टा होता है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों अभिसारी दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। कौन है, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और अपसारी दर्पण जो किरणों को फैला दे वो कौन है दोस्तों, उत्तल दर्पण। कौन है वो, उत्तल दर्पण। अब देखो दोस्तों कुछ मैंने जो इनके यूज होते हैं अवतल उत्तल के, उस पर क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं अपने। स्ट्रीट लैंपों में उपयोगी हैं। अब देखो दोस्तों स्ट्रीट लैंप यानी गली में, जहां अपने गलियों में जो लैंप लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, अपने प्रकाश को ज़्यादा दूरी तक फैलाने के लिए, ताकि हर तरफ क्या रहे, प्रकाश रहे, अंधेरा ना रहे। तो यानी प्रकाश को अपने को क्या करना है, इनमें फैलाना है, और फैलाने के लिए किसका यूज होगा, अभिसारी का या अपसारी का, अपसारी का। और अपसारी होता कौन है, उत्तल दर्पण। कौन होता है, उत्तल दर्पण। तो स्ट्रीट लैंपों में किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्यों, आपको कारण समझ में आ गया होगा। मोटर कारों में पृष्ठ दृश्य देखने में कौन यूजेबल है। देखो जो अपनी कार होती है उसके ड्राइवर साइड में जो मिरर होता है वहां किसका यूज किया जाए। तो देखो दोस्तों उत्तल दर्पण की एक विशेषता है, उत्तल दर्पण एक तो वस्तु का सीधा
सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा करके दिखाता है। इसलिए ड्राइवर साइड में किस दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्यों दोस्तों? अगर मान लो ये बड़ा करके दिखाता तो पीछे मान लो ट्रक आ रहा है तो आपके जो ड्राइवर साइड का मिरर है उसमें तो ट्रक ही पूरा नहीं आएगा। आपने उसमें देखा होगा पूरी रोड दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है रोड? क्योंकि ये छोटा करके दिखाता है चीजों को और थोड़ा सा नजदीक करके दिखाता है, जिससे कि अपनी सेफ्टी के लिए अलर्ट हो जाते हैं अपने। मोटर कारों में स्पष्ट दृश्य देखने में उपयोगी कौन है? उत्तल दर्पण। और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये छोटा बनाता है। एक तो छोटा करके दिखाएगा, पास करके दिखाएगा और सीधा दिखाएगा। उसके बाद देखो मोटर कारों की हेडलाइट में किसका यूज होगा? अब देखो दोस्तों, हेडलाइट में अपने को क्या चाहिए? प्रकाश को फैलाना है या लंबी दूरी तक भेजना है? हेडलाइट जो है वो प्रकाश को इकट्ठा करके लंबी दूरी तक भेजती है ताकि अपने को लंबी दूरी तक सड़क में दिखाई दे। और प्रकाश को इकट्ठा रखना, एक बीम के रूप में रखना, कौन करेगा इकट्ठा करने का काम? अभिसारी दर्पण, यानी कौन करेगा? अवतल दर्पण। तो हेडलाइट में किसका यूज होता है दोस्तों? अवतल दर्पण का। किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब बड़े क्षेत्र को देखने के लिए किसका यूज किया जाए? अब बड़े क्षेत्र को कौन दिखाएगा बताओ? जो प्रकाश को इकट्ठा करे या फैला दे? बड़े क्षेत्र को तो वही दिखाएगा ना जो प्रकाश को फैला दे, यानी अपसारी हो। और अपसारी कौन है? उत्तल दर्पण। तो विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बाकी दोस्तों इनके जनरल यूज हैं वो मैंने सारे नहीं लिए हैं, वो आपको वैसे ही याद होंगे। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने आगे, और ये कंसेप्ट आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन है अवतल दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, पानी में डुबोने पर क्या होगा? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदलेगी। क्या बदलेगी? तरंगदैर्ध्य बदलेगी। और दर्पण भाई साहब जो हैं उनकी फोकस दूरी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर ही नहीं करती है, पर लेंस की जरूर करती है। ये मैं आपको लेंस वाले में बता चुका हूं भी लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, पर दर्पण को पानी में डुबोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी में डुबोने पर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बदलेगी और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का दर्पण की फोकस दूरी से कोई संबंध नहीं है। तो देखो दोस्तों, अवतल दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी? अपरिवर्तित, क्योंकि ये तरंगदैर्ध्य पर निर्भर ही नहीं करता। पर उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। ये तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है और ये क्वेश्चन अपने लेंस वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसी से मिलता जुलता, यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ा दी जाए तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार प्रभावित होगी? तो दोस्तों मैं बता ही चुका हूं आपको भी दर्पण जो है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती ही नहीं उसकी फोकस दूरी। तो आप तरंगदैर्ध्य कितना ही बढ़ा दो, दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। यानी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? दर्पण की फोकस दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो दोस्तों, फिर है अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। अब देखो दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है तो पावर कितनी आएगी? बटा में अनंत आएगा तो पावर कितनी आएगी? 0। अतः समतल दर्पण की शक्ति, फोकस दूरी तो अनंत हो गई है तो शक्ति कितनी हो जाएगी दोस्तों? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? तो देखो दोस्तों, ये चीज है, ये आपने पॉलिश कर रखी है, ये आपका भाई साहब अभिलंब है और प्रकाश आपका यहीं आ गया लंबवत। देखो पृष्ठ के लंबवत आ गया ना। अब बताओ आई का मान कितना है? अभिलंब के ऊपर ही प्रकाश आ गया तो आई कितना है? 0। और ऐसे आएगा तो ऐसे ही टकराकर वापस चला जाएगा, यानी आर भी कितना हो जाएगा? 0। यानी अभिलंबवत आपतन की स्थिति में आई भी 0 होता है और आर भी 0 होता है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनियमित यानी विस्तृत परावर्तन में क्या होगा? आई आर से बड़ा होगा, आई आर से छोटा होगा, या आई? देखो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था अब परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, नियमित और विस्तृत। भले विस्तृत में समांतर नहीं रहती किरणें, पर वहां पर आई और आर क्या रहते हैं? परावर्तन है। इसका मतलब वो परावर्तन के इनके नियमों का तो पालन करेगा, यानी आई और आर दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, एक लड़की एक दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है, उसे अपना सीधा किंतु जो उसकी वास्तविक ऊंचाई जो है उसका 1/5 ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण से दिखाई देता है। तो आपको ये बताना है भी वो उसके सामने दर्पण कौन सा लगा
लगा हुआ है। देखो दोस्तों, उसे सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और छोटा दिखाई दे रहा है। अब आप इतने से हिंट समझ गए होंगे कि उसे कौन सा दर्पण है उसके सामने, वो किस दर्पण में अपना अक्ष देख रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो या कंटेंट को आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चन प्रोवाइड हो, उनकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।